हेलो एवरीवन। हम लोग इस वीडियो लेक्चर में जो है इंजीनियरिंग जियोलॉजी सब्जेक्ट का क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, ये हमारा 2024 का क्वेश्चन पेपर रहेगा, बीयू का क्वेश्चन पेपर है ये। समझ गए? चलिए, हमारा जो है ये पार्ट तीसरा है शायद वीडियो का। समझ गए ना? तो बाकी का पार्ट आप जरूर देखिएगा। ठीक है, अगर ऑडियो का इशू आपको हो रहा है या फिर लो वॉइस लग रहा है तो आप ईयरफोन का प्रयोग कर सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़िएगा। और हम लोग यहाँ पे फिलहाल फोकस करते हैं किस पे, क्वेश्चन पे। डिस्कस ब्रीफली ऑन रॉक बोल्टिंग, रॉक एंकरिंग, रिटेनिंग वॉल। ये तीन अलग अलग चीज है, रॉक बोल्टिंग, रॉक एंकरिंग और रिटेनिंग वॉल। ये तीनों पे आपको डिस्कस करना है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। ये तीनों काम कहाँ आता है सर, ये बताते हैं। जैसे तुम देखोगे जो हमारा पहाड़ वहाड़ होता है, ठीक है, पहाड़ पर से कभी भी पत्थर जो है गिर के नीचे आ सकता है रोड पे, जमीन पे। बात समझ में आ रही है? तो इस चीज को रोकने के लिए कि हमारा पहाड़ गिर के नीचे जमीन पे ना आ जाए या रोड पे ना आ जाए, इस चीज को रोकने के लिए ये सब किया जाता है। क्या क्या किया जाता है? रॉक बोल्टिंग, रॉक एंकरिंग और रिटेनिंग वॉल बनाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके समझते हैं कि सबसे पहले सर रॉक बोल्टिंग होता क्या है। समझ गए? देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, रॉक बोल्टिंग। तो ये रहा आपके सामने एक फिगर है, ये हमारा हो रहा है रॉक बोल्टिंग। ठीक है, ये हमारा क्या हो रहा है सर, रॉक बोल्टिंग हो रहा है। तुमको फिगर अगर देखोगे तो उतना क्लियर पता नहीं चलेगा क्योंकि ये थोड़ा दूर से इमेज लिया गया है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रॉक बोल्टिंग होता क्या है। रॉक बोल्टिंग मतलब हो गया जब किसी टनल या पहाड़ की सरफेस से पत्थर गिरने का डर होता है। मान के चलो ये हमारा जो इधर खाली जगह, यहाँ से ये पत्थर जो है ये हमारा गिर सकता है, नीचे पटरी पे आ सकता है। ठीक है, तो जब पत्थर गिरने का डर होता है ना, तो उसमें हम लोग लंबा स्टील रॉड इंसर्ट कर देते हैं। ये जो पहाड़ सब है इसमें हम लोग लंबा लंबा स्टील रॉड इंसर्ट कर देते हैं। ठीक। तो अब सवाल है कि सर ये स्टील रॉड इंसर्ट करने से क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग जो लंबा लंबा रॉड इंसर्ट करते हैं उसी को रॉक बोल्ट कहा जाता है। ये लूज रॉक को अंदर की सॉलिड रॉक लेयर से बांध के रखता है। बात समझ में आ रही है? हम लोग क्या करते हैं सर कि ये हमारा पहाड़ का ये जो सब जो हिस्सा है ये गिर के हमारा नीचे जमीन पे ना आ जाए, इससे बचने के लिए हम लोग जो है इसमें स्टील रॉड को ढुका देते हैं। ठीक ना? ये स्टील रॉड क्या करता है, पहाड़ को बांध के रखता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ताकि ये पहाड़ का जो भी हिस्सा है इसका टुकड़ा वगैरह जमीन पे या फिर रोड पे नहीं गिरे हमारा। ठीक ना? तो रॉक बोल्टिंग में मेनली हम लोग क्या करते हैं सर, स्टील का रॉड को ढुका के इसको बांधने का काम करते हैं। किस चीज को सर, पहाड़ को, ताकि पहाड़ का कोई टुकड़ा गिर के हमारा जमीन पे ना आ जाए। तो सबसे पहला क्या है, रॉक बोल्टिंग इज ए मेथड ऑफ रेनफोर्सिंग। रेनफोर्सिंग मतलब छड़ से बांधना को हम लोग रेनफोर्सिंग कहते हैं। बात समझ में आ रही है? रेनफोर्सिंग रॉक मासेस बाय इंसर्टिंग स्टील बोल्ट्स इनटू ड्रिल्ड होल्स। पहाड़ में हम लोग ड्रिल करके छेद करते हैं और इस छेद में हम लोग क्या करते हैं, स्टील बोल्ट को जो है ढुका के टाइट कर देते हैं। बोल्ट तो आप देखे होंगे ना, नट बोल्ट सुने होंगे। ठीक है, तो वही हमारा क्या कहलाएगा सर, रॉक बोल्टिंग कहलाता है। The bolts bind loose rock blocks to stable rock increasing overall strength। ये क्या करता है, जो भी आपका लूज पहाड़ है, पहाड़ का जो भी लूज टुकड़ा है, मतलब पत्थर का जो भी लूज टुकड़ा है जो कभी भी ससड़ के नीचे गिर सकता है, उसको वो बांध के रखता है। ठीक है, और जिससे कि इसका क्या बढ़ता है, ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। बात समझ में आ रही है? जिससे कि इसका क्या हो जाएगा सर, ओवरऑल स्ट्रेंथ हमारा जो है बढ़ जाएगा। ये कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है कहाँ पे, टनल्स में इस्तेमाल किया जाता है, अंडरग्राउंड एक्सकावेशन में। ठीक है, अगर आप कभी जमालपुर गए हैं, बात समझ में आ रही है, अगर आप कभी जमालपुर साइड गए होंगे तो जमालपुर में आप देखे होंगे कि हमारा जो है सुरंग बना हुआ है जिससे कि हमारा ट्रेन गुजरता है। ठीक है ना? तो वहां पे हमारा जो है पहाड़ सबको बांधना होगा। ठीक है, वैसे सिचुएशन में हमारा पहाड़ का टुकड़ा जो है पटरी पे न गिर जाए, तो वहां पे हम लोग जो है रॉक बोल्टिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, या फिर माइंस जो है कोयला का खदान वगैरह हो गया। ठीक ना? तो वहां पे जो है रॉक बोल्टिंग जो है इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं सर, बोल्ट्स में भी मैकेनिकली ग्रोटेड और रेजिन एंकर्ड। अब ये बोल्ट जो है अलग अलग कैटेगरी का हो सकता है, मैकेनिकली हो सकता है, ग्रोटेड या फिर रेजिन एंकर्ड हो सकता है। ठीक ना? ये बोल्ट का कैटेगरी है। रॉक बोल्टिंग रिड्यूसेस रॉक फॉल्स एंड स्टेबलाइजर्स जॉइंट्स। रॉक बोल्टिंग हमारा क्या करता है सर, ठीक है, रॉक बोल्टिंग जो है मतलब ये रॉक में जो हम लोग बोल्ट लगाते हैं, नट बोल्ट लगाते हैं, इससे क्या करता है, पत्थर को गिरने से रोकता है, उसको बांध के रखता है। बात समझ में आ रही है? और पत्थर में जहां जहां हमारा क्रैक होता है उस क्रैक को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो ऊपर ऊपर आप रॉक बोल्टिंग का मतलब समझ गए, हम लोग जो है
पत्थर हमारा गिरे नहीं सर, उसके लिए हम लोग उसमें जो है नट बोल्ट जैसा कुछ चीज लगाते हैं, ठीक ना, उसी को रॉक बोल्टिंग कहते हैं। अगला हमारा है सर रॉक एंकरिंग, ठीक ना। रॉक एंकरिंग क्या होता है, आइए हम लोग देखते हैं। तो रॉक एंकरिंग जो है ना, ये एक तरह का रॉक बोल्टिंग ही है, एक हैवी वर्जन है उसका, आप कह सकते हैं। रॉक बोल्टिंग का जो है हैवी वर्जन है, ये रहा आपका रॉक एंकरिंग का एक फोटो है, ठीक है। तो रॉक बोल्टिंग का जो है ये एक हैवी वर्जन है रॉक एंकरिंग। इसमें बहुत लंबा और मजबूत स्टील केबल या रॉड का यूज किया जाता है। यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं, लंबा और मजबूत स्टील केबल या रॉड का जो है इस्तेमाल किया जाता है। इनको रॉक के काफी गहराई तक फिक्स किया जाता है और फिर टेंशन दिया जाता है। बात समझ में आ रही है? इसको जो है रॉक के काफी गहराई तक, मतलब बहुत अंदर तक फिट करके इसमें टेंशन दिया जाता है, ठीक। और टेंशन की वजह से क्या होता है, ये बड़े स्ट्रक्चर जैसे कि डैम या ब्रिज को स्टेबिलिटी देने का काम आता है। बात समझ में आ रही है? इसमें जब टेंशन वगैरह दे देते हैं हम लोग, तो ये हमारा जो भी बड़ा स्ट्रक्चर है, बड़ा स्ट्रक्चर में जैसे कि डैम वगैरह हो गया, तो वहां पे उसको जो है स्टेबल करता है, वहां का पहाड़ या पत्थर का टुकड़ा जो है नीचे नहीं गिरेगा, ठीक है। तो एंकरिंग में जो है इस तरह का लंबा लंबा रॉड लगाया जाता है, तुम यहाँ फिगर में देख सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो ये सब टेक्निकल टर्म है, आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। Rock anchoring involves fixing long tensioned steel tendons into rocks. Long टेंशन फोर्स लगाया जाता है, आपको हम पहले बोले स्टील का जो है लंबा सा टेंशन फोर्स झेलने वाला जो है एक रॉड इसके अंदर तक घुसेड़ा जाता है, ठीक ना। एंकर्स आर डिजाइन टू रेसिस्ट लार्ज टेंसाइल फोर्सेस। इस पे जो लगने वाला लार्ज टेंसाइल फोर्सेस है उसको रोकने का काम कौन करता है? ये एंकर्स करता है, ठीक है। ये जो तुम देख रहे हो ये हमारा क्या है, ये हमारा एंकर ही तो है। दे आर यूज्ड इन डैम्स। ये कहाँ इस्तेमाल होता है? डैम्स में इस्तेमाल होता है, रिटेनिंग वॉल में, स्लोप में और डीप एक्सकवेशन में, मतलब बहुत गहरा खुदाई करते हैं तो वहां पे हमारा जो है एंकर इस्तेमाल किया जाता है। एंकर्स ट्रांसफर लोड फ्रॉम अनस्टेबल रॉक टू डीपर स्टेबल स्ट्रेटा। एंकर क्या करता है, जहां पे हमारा अनस्टेबल रॉक है, अनस्टेबल रॉक मतलब वो पहाड़ का वो टुकड़ा जो कभी भी गिर सकता है, तो उस पे जो भी लोड लग रहा है उस लोड को कहाँ भेजता है एंकर सर? वो नीचे जाके भेज देता है, ठीक ना। जैसे यहाँ पे अगर कुछ वैसा लोड लग रहा है, यहाँ से हमको लग रहा है पहाड़ गिरेगा, तो यहाँ पे हमने जो एंकर लगा रखा है, तो इसका लोड जो है ये कहाँ चला जाएगा? नीचे में पहाड़ के बेस में चला जाएगा लोड, ठीक ना। तो इससे हमारा क्या होगा सर, ये अनस्टेबिलिटी इसका खत्म हो जाएगा और हमारा पहाड़ गिरेगा नहीं। रॉक एंकरिंग इम्प्रूव्स स्टेबिलिटी एंड प्रिवेंट्स स्लाइडिंग और ओवरटर्निंग। रॉक एंकरिंग से हमारा जो है स्टेबिलिटी अच्छा होता है और स्लाइडिंग और ओवरटर्निंग जो है कम होता है, कि मतलब अब जो है पहाड़ हमारा गिरेगा नहीं, ससरेगा नहीं, ठीक है। तो ये सारा चीज हमारा कम होता है रॉक एंकरिंग से। चलिए अगला हमारा है रिटेनिंग वॉल। रिटेनिंग वॉल मतलब देखो एक शब्द है रिटेन, रिटेन मतलब होता है रोकना। ऐसा दीवार जो रोकने का काम करता है, क्या रोकने का काम करता है सर? तो देखिए यहाँ पे ये जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाला जो यहाँ पे व्हाइट व्हाइट दीवार है, ये क्या कर रहा है? रोकने का काम कर रहा है। किसको रोक रहा है? यहाँ पे हमारा पहाड़ वाला एरिया है, इधर जो भी हमारा मिट्टी है या पत्थर उत्थर जो भी है, उसको नीचे रोड पे, ये जो हमारा रोड है ना, इस रोड पे जो है इस पहाड़ का या मिट्टी का जो भी टुकड़ा है इसको रोड पे नहीं आने दे रहा है। इस चीज को रोकने के लिए हम लोग एक दीवार बनाए हुए हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रिटेनिंग वॉल कहते हैं। रिटेनिंग में रिटेन शब्द का मतलब क्या है सर? रोकना, ठीक ना। चलिए, a retaining wall is a structure built to hold back soil or rock from a slope। रिटेनिंग वॉल जो है एक तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसको हम लोग बनाते हैं किस लिए सर? इसके पीछे का जो भी मिट्टी या पहाड़ का टुकड़ा है, पत्थर उत्तर है, उसको वो लोग रोकने का काम करेगा, खास करके जो स्लोप एरिया मतलब ढलान वाला एरिया में, ठीक। इट रसिस्ट लेटरल अर्थ प्रेशर। ये जो है लेटरल अर्थ प्रेशर को रसिस्ट करता है। साथ साथ क्या करता है सर, इसमें अलग अलग तरह का रिटेनिंग वॉल होता है, जैसे कि ग्रेविटी वॉल होता है, कैंटिलीवर वॉल होता है, रेनफोर्स्ड अर्थ वॉल होता है। तो ये सब जो है रिटेनिंग वॉल का टाइप हो गया। प्रॉपर ड्रेनेज इज एसेंशियल टू रिड्यूस वाटर प्रेशर, ठीक है। इसमें जो है हमारा जो रिटेनिंग वाल है इसमें प्रॉपर ड्रेनेज होना चाहिए, मतलब पानी निकलने का इसमें रास्ता होना चाहिए, ताकि हमारा जो है दीवार पे लगने वाला प्रेशर कम हो। मिट्टी अगर सूखा हुआ है तो वो कम प्रेशर लगाएगा, लेकिन अगर यही मिट्टी हमारा भीग जाए, पानी से भीग जाए,
तो ठीक है, तो मिट्टी का वजन बढ़ जाएगा, वो क्या करेगा, दीवार पे ज्यादा प्रेशर लगाएगा। इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसमें जो है ड्रेनेज का सुविधा देना पड़ेगा, ताकि मिट्टी का जो भी पानी जम रहा है वो नीचे से हमारा पानी बाहर निकल सके। प्रॉपर ड्रेनेज होना चाहिए। रिटेनिंग वॉल प्रिवेंट्स लैंडस्लाइड्स एंड इरोजन। ठीक है, रिटेनिंग वॉल जो है हमको लैंडस्लाइड और इरोजन से भी छुटकारा दिलाता है। लैंडस्लाइड में हमारा क्या होता है, मिट्टी का पूरा टुकड़ा ससर के नीचे हमारा जमीन पे आ जाता है, उसी चीज को लैंडस्लाइड कहते हैं। इरोजन मतलब मिट्टी का कट के बहना, उसको हम लोग इरोजन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये सब हमारा जो है रिटेनिंग वॉल का काम है। आपको हम फोटो भी इसलिए दिखा दिए ताकि आपको जो है दिमाग में पिक्चर क्लियर रहे। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया तो कुछ ना कुछ बना के लिख ही दीजिएगा। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, डिस्कस द क्रिएशन ऑफ रिजर्वायर, ड्रॉ स्केच टू शो डैम विथ रिजर्वायर एंड लेवल इट। ठीक है, रिजर्वायर क्या होता है, जैसे कि मान के चलो ये हमारा डैम है। हाँ समझ में आ रही है, ये हमारा क्या है सर, डैम है। ठीक है, डैम के इस साइड हमारा जो है पानी स्टोर किया हुआ है। ठीक ना, डैम के इस साइड हमारा क्या है सर, पानी स्टोर किया हुआ है, वाटर स्टोर किया हुआ है। ठीक है, और ये पानी हमारा जब जरूरत पड़ेगा सर, ऊपर से हम लोग पानी छोड़ देते हैं, ये पानी बहता है हमारा नदी में, नहर में, खेत वेत में चला जाता है। ठीक, तो ये जो पानी हमारा इधर स्टोर होके रहता है, तुम देखोगे ना डैम के एक साइड जो पानी स्टोर रहता है, जिधर पानी स्टोर रहता है उसी को रिजर्वायर कहते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, जिधर हमारा पानी स्टोर रहता है, डैम के एक साइड पानी स्टोर रहता है, ठीक है, उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, रिजर्वायर कहते हैं। रिजर्वायर मतलब कोई भी चीज को रिजर्व करके रखना। जैसे तुम लोग बाइक वाइक चलाता हुआ सुनता हो ना कि सर रिजर्व लग गया है। ठीक है, मतलब पेट्रोल जो है तुम्हारा रिजर्व में जा चुका है, तुमको टंकी में तेल भरवा नहीं कर सकता है। उसी तरीके से हमारा जो है डैम के पीछे जो हम लोग पानी स्टोर करके रखते हैं, जिसको हम लोग रिजर्वायर कहते हैं। ठीक है, ये डैम का जो है अप स्ट्रीम साइड होता है। जिधर हमारा पानी स्टोर रहता है उसको हम लोग डैम का अप स्ट्रीम साइड कहते हैं, जिधर रिजर्वायर होता है। दूसर का साइड को क्या कहते हैं, उधर हम लोग डाउन स्ट्रीम साइड कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम ये सब आप याद रखिएगा ध्यान में कि क्या होता है नहीं होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसमें आगे और चीज देखते हैं। ए रिजर्वायर इज क्रिएटेड बाय कंस्ट्रक्टिंग ए डैम अक्रॉस ए रिवर वैली। हमारा कोई भी नदी है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप बीचों बीच में अगर आप डैम बना दिए तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, रिजर्वायर ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्ट हो गया। ठीक ना, कोई भी नदी के ऊपर अगर हम लोग बीचों बीच डैम बना देते हैं तो यहाँ पे रिजर्वायर क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्ट हो जाता है सर। द डैम ऑब्स्ट्रक्ट्स रिवर फ्लो कॉजिंग वाटर टू एक्यूमुलेट अपस्ट्रीम। डैम क्या करता है, ठीक है, डैम क्या करता है ना, पानी को बहने नहीं देता है। बात समझ में आ रही है? अगर यहाँ नदी था, यहाँ पानी बह रहा था, बीच में तुम दिए डैम बना दिए। डैम क्या करेगा सर, आप पानी को जो है सही से बहने नहीं देगा। तो जिस साइड हमारा पानी नहीं बहेगा, एक साइड हमारा पानी क्या होगा, जिधर से पानी आ रहा है उधर पानी जो है बह नहीं रहा है, तो वो जमा हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, पानी जो इकट्ठा हो जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिजर्वायर कहते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे कि ये हमारा नदी था सर, इस नदी में हमारा जो है पानी बह रहा था, पानी बह रहा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं था सर। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया सर, मूड खराब हुआ, हमने यहाँ जो है डैम बना दिया। अब डैम बना दिए तो अब जो है डैम क्या करेगा, पानी को बहाने में रुकावट क्रिएट करेगा। तो हमारा सारा पानी जो है यहीं पे आके जमा हो जाएगा। ठीक ना, तो जो सारा पानी यहाँ पे आके जमा हो गया है वो हमारा क्या कहलाएगा सर, यहाँ पे पानी रिजर्व हो गया, जमा हो गया मतलब रिजर्व हो गया। तो इस साइड में हमारा रिजर्वायर होगा। ठीक है, इसी चीज को हम लोग डैम का क्या कहते हैं, अप स्ट्रीम कहते हैं। चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। साइट सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन वैली शेप, जियोलॉजी एंड रॉक स्ट्रेंथ। हमारा जो है डैम कहाँ पे बनेगा, रिजर्वायर कहाँ पे बनेगा, ये चीज हमारा किस पे निर्भर करता है। वैली का हमारा शेप क्या है, वैली मतलब होता है खाई। ठीक है, खाई का शेप क्या है, जियोलॉजी के अनुसार वहां पे जो रॉक है, पहाड़वार है, उसका स्ट्रेंथ क्या है, ये सब चीज पे हमारा निर्भर करेगा। बात समझ में आ रही है? चौथा पॉइंट क्या है, इम्परवियस फाउंडेशन आर रिक्वायर्ड टू मिनिमाइज सीपेज लॉसेस। हम लोग जो है ऐसा फाउंडेशन देते हैं, एज ए गुड सिविल इंजीनियर हम लोग ऐसा फाउंडेशन देते हैं ताकि हमारा जो है पानी रिस के बाहर नहीं निकले। ठीक है, मतलब हम लोग जो है नीचे का सरफेस को क्या करेंगे, चिकना बना देंगे। ठीक ना, तो ताकि हमारा पानी रिसते हुए जो है वो बाहर नहीं जाए। वेजिटेशन एंड सेटलमेंट्स इन द रिजर्वायर एरिया आर क्लियर्ड बिफोर फिलिंग। जब हम लोग जो है पानी भरते हैं, पानी जमा करने से पहले जो वहां पे हमारा छोटा मोटा पेड़ पौधा उगा हुआ है वो सब चीज को हम लोग साफ कर देते हैं।
ठीक ना। हमारा जो रिजर्वायर वाला साइड है जिधर हमारा पानी स्टोर होता है, अगर आसपास में कुछ पौधा वौधा उगा हुआ है तो सबको हम लोग नोच नाच के साफ कर देते हैं, मतलब ग्राउंड को एकदम क्लियर कर देते हैं सर। ठीक है। कंट्रोल्ड फिलिंग इज डन टू चेक लीकेज एंड स्टेबिलिटी। हम लोग जो है पानी जो है सही से फिल करते हैं ताकि हमारा कोई लीकेज नहीं हो। ठीक ना। ऐसा भी होता है ना कि जैसे कि ये हमारा जो पानी स्टोर है, दोनों साइड से हमारा दीवार है, दीवार से पानी लीक करके जो है पानी बाहर की तरफ चला गया, तो वो ऐसा चीज ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है। और डैम हमारा क्या होना चाहिए सर, स्टेबल होना चाहिए। ठीक। तो रिजर्वायर्स हमारा मेनली क्या करता है सर, पानी को स्टोर करके रखता है, पानी जमा करके रखता है। और ये पानी कब इस्तेमाल होता है, खेती वगैरह में इस्तेमाल होता है, इरिगेशन के लिए इस्तेमाल होता है, पावर जनरेशन में। ठीक है। अगर आपको जो है इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोड्यूस करना है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, वो सब में इस्तेमाल किया जाता है। फ्लड को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जो डैम के पीछे अभी हम क्या बोले कि यहाँ पे हमारा जो है पानी जमा हो जाता है। ठीक है। ये हमारा जो है क्या हो गया, पानी जमा हो गया, तो इससे हम लोग क्या करते हैं, फ्लड कंट्रोल करते हैं। अगर हम इस पानी को खोल देंगे तो इधर जो है पूरा बाढ़ आ जाएगा, इस साइड पूरा फ्लड आ जाता है। बात समझ में आ रही है। चलिए। ठीक है। तो ये हमारा सर रिजर्वायर हो गया। रिजर्वायर मतलब क्या हो गया सर, हम लोग डैम के पीछे जो पानी स्टोर करते हैं अप स्ट्रीम साइड में, वो हमारा क्या है सर, रिजर्वायर है। आइए इसका फोटो दिखाते हैं आपको। ठीक है। तो ये हमारा सर ये हो गया डैम, ये वाला जो पार्ट देख रहे हो ना, ये हो गया तुम्हारा डैम। इसके पीछे का ये जो पानी तुम देख रहे हो इसको हम लोग रिजर्वायर कहते हैं। ये हमारा जो है यहाँ पे ब्राउन ये ग्रे कलर का जो है ये हमारा डैम हो गया सर। इसके पीछे का ये पानी क्या है, रिजर्वायर है। ठीक है। और यहीं पे हम लोग जो है हाइड्रो पावर प्लांट बनाए हुए हैं। ठीक ना। जिस साइड हमारा पानी स्टोर होता है, इस साइड के पानी को, जिधर हमारा रिजर्वायर है जिधर पानी स्टोर होता है उसको अप स्ट्रीम कहते हैं, और इसके उल्टा वाला साइड को डाउन स्ट्रीम कहते हैं। पानी इधर हमारा बह रहा है, बहेगा। हाँ समझ में आ रही है। तो इस तरीके से ये हमारा जो है ऑक्सिलरी स्पिलवे हो गया, स्पिलवे गेट्स हो गया, तो ये सारा चीज आपका जो है ना डैम हो गया, और उससे रिलेटेड फोटो बना दिए। ठीक है। तो आप इसको रफली दिमाग में सेट कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में इसका डायग्राम बनाने देगा। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, व्हाट इज अ डैम एंड इट्स यूटिलिटी। डैम क्या होता है, इसका यूटिलिटी मतलब इसका यूज क्या है वो बताइए, और सेक्शनल व्यू बनाइए डैम का। ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा डैम का सेक्शनल व्यू। ये रहा क्या, डैम का सेक्शनल व्यू। ये हमारा डैम का दीवार हो गया सर। इसके पीछे ये हमारा पानी स्टोर है जिसको आप रिजर्वायर अभी तुरंत समझाया हम। ठीक है। ये डैम हो गया सर। इसके पीछे हमारा पानी स्टोर है, इसको रिजर्वायर कहते हैं। जिस साइड पानी स्टोर होता है उसको अप स्ट्रीम कहते हैं। और जिधर हमारा पानी बहेगा उसको क्या कहेंगे, डाउन स्ट्रीम कहेंगे। ये जो डैम का नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है, जैसे आपके पैर का जो उंगली होता है उसको क्या कहते हैं, टो कहते हैं। आपके पैर का उंगली को टो कहते हैं, उसी तरह से डैम का जो नीचे वाला हिस्सा है उसको टो कहेंगे। आपका जो पैर का एड़ी होता है उसको हिल कहते हैं, उसी तरह से डैम का जो पीछे वाला हिस्सा है उसको हम लोग हिल कहते हैं। ठीक है। आगे वाला हिस्सा टो, पीछे वाला हिस्सा हिल, और नीचे ये आपका हो गया फाउंडेशन सर। ऊपर में इस तरह से जो उठा हुआ है इसको हम लोग क्रेस्ट कहते हैं। समझ गया ना। तो ये डैम का हमारा सेक्शनल व्यू है, और इस तरीके से आपको हम फोटो बना के समझा चुके हैं। अब हम लोग ये समझते हैं कि डैम क्या होता है, इसका यूटिलिटी क्या, मतलब इसका यूज क्या है, वो सब चीज हम लोग देखते हैं। तो डैम हमारा सर एक तरह का बैरियर होता है। बैरियर मतलब जो चीज बाधा क्रिएट करता है। ठीक है। अगर मान के चलो कि ये हमारा नदी है जिसपे कि हमारा पानी बह रहा है, ठीक ना, तो जब हम लोग इसके ऊपर एक डैम क्रिएट कर देंगे, ये हमने क्या किया, इसके ऊपर एक डैम क्रिएट कर दिया, तो डैम हमारा क्या हो गया, एक तरह का बैरियर हो गया। बैरियर मतलब अब ये नदी में जो पानी पहले खुलेआम बह रहा था उसको पानी को आराम से बहने नहीं देगा। पानी को इधर क्या करेगा, ये इस साइड ये जो है पानी को रोक के रखने का काम करेगा। ठीक है। तो डैम हमारा क्या है सर, एक तरह का बैरियर है जो कि किसी नदी पे बनाया जाता है ताकि हम लोग पानी को स्टोर कर सके और पानी के फ्लो को कंट्रोल कर सके। बात समझ में आ रही है। जब जरूरत पड़ेगा, जब सुखाड़ का समय आएगा, गर्मी का दिन आएगा, तो हम लोग पानी धीरे धीरे खोलते हैं। ठीक है। ठंडा में, बरसात में उधर हम लोग पानी को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। ठीक ना। नहीं तो अगर पानी खोल दोगे तो फिर क्या आ जाएगा, बाढ़ आ जाता है हमारा। ठीक है। तो हमारा डैम क्या है सर, एक तरह का बैरियर है, मतलब एक रुकावट है जो कि किसी नदी पे बनाया जाता है, और इससे हम लोग पानी को कंट्रोल करते हैं, फ्लड वगैरह को कंट्रोल करते हैं। चलिए अगला चीज क्या है, यूटिलिटी ऑफ डैम। डैम का क्या यूटिलिटी है सर। ठीक है। स्टोरेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। ये पानी जो है स्टोर करके रखता है इरिगेशन के लिए, जब हमारा सुखाड़ का समय आएगा तो उस समय जो है सिंचाई में काम आता है। ठीक। दूसरा क्या है, जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ये जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करता है, मतलब बिजली से सॉरी पानी से बिजली उत्पन्न करने में मदद करता है। फ्लड को कंट्रोल करता है, बाढ़ को कंट्रोल करता है। रेगुलेशन ऑफ रिवर फ्लो, हमारा जो है नदी में पानी का फ्लो को कंट्रोल करता है सर। ठीक ना। सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग एंड इंडस्ट्रियल वाटर, ये जो है ड्रिंकिंग और इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई में मदद करता है सर।
नेविगेशन एंड रिक्रिएशन, नेविगेशन और रिक्रिएशन में मदद करता है। ठीक है, तो ये सारा चीज जो है हमारा यूटिलिटी ऑफ डैम, मतलब डैम का क्या यूज है, वो सारा पॉइंट आपको हमने समझा दिया है। अब हम लोग जो है इसका जो सेक्शनल व्यू देखे हैं, सेक्शनल व्यू में क्या क्या हमारा पार्ट है सर, इसमें अप स्ट्रीम फेस दिखा दिए, डाउन स्ट्रीम आपको समझा दिए, क्रेस्ट, फाउंडेशन, स्पिलवे, टो, सारा चीज आपको हम समझा दिए हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप बना के लिख दीजिएगा, ये सब समझने में कोई दिक्कत नहीं है। राइट एन एसे ऑन जियोलॉजिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ए डैम, किसी भी डैम को कंस्ट्रक्शन के लिए हमारा कौन कौन सा जियोलॉजिकल कंडीशन की आवश्यकता है, उस पर आपको एसे लिखना है। एसे मतलब, एसे तो आप बचपन से लिखना जानते हैं ना कि एसे में हम लोग क्या लिखते हैं, निबंध जैसा लिखते हैं, यानी कि लंबा चौड़ा पॉइंट लिखना है। ठीक है, कहानी बना के, तो हम जो है उतना कहानी बना के यहाँ पे नहीं बताएंगे आपको, हम इम्पोर्टेंट 10 गो, 10 गो नहीं, ठीक है, 5-7 पॉइंट इंपॉर्टेंट वाला जो है, 5-7 पॉइंट्स आपको हम समझा देते हैं, और उसी 5-7 पॉइंट से आप जो है आंसर बना के लिख लीजिएगा। कहानी बनाने में तो आप माहिर हैं ही, समझ गए ना? तो हम लोग यहाँ से देखते हैं कुछ 5-7 पॉइंट जो कि इसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे जरा। तो हम लोग यहाँ से एक एक करके इसका पॉइंट देखते हैं सर। सबसे पहला जो है, जो भी जियोलॉजिकल कंडीशन है, फाउंडेशन रॉक शुड बी स्ट्रॉन्ग, स्टेबल एंड फ्री फ्रॉम वेदरिंग, हमारा जो फाउंडेशन का रॉक है वो हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, और वेदरिंग से फ्री होना चाहिए। ठीक है, वेदरिंग आप समझते हैं ना, पहाड़ का कट के टूट के हवा के सहारे टूटना, ये जो है वेदरिंग हमारा कहलाता है। ठीक है, जैसे ये हमारा पहाड़ है, हवा आएगा या फिर कोई भी और सोर्स से ये जो है पहाड़ का छोटा छोटा टुकड़ा हमारा टूट के अलग हो जाता है, उसी चीज को हम लोग वेदरिंग कहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो भी है, रॉक मस्ट बी इम्परमिएबल टू रिड्यूस सीपेज, हमारा रॉक जो है, हमारे जो पहाड़ है जो कि हम लोग डैम बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा, वो हमारा इम्परमिएबल होना चाहिए ताकि सीपेज को रिड्यूस कर सके। इम्परमिएबल करने का मतलब क्या है, मान के चलो ये हमारा कोई सब्सटेंस है, ठीक है, अगर इससे हम लोग पानी पास कराए और ये पानी हमारा पास हो जाए तो उसको हम लोग परमिएबल कहते हैं। ठीक है, अगर हम लोग पानी पास कराए और पानी पास हो जाए तो परमिएबल कहते हैं। इम्परमिएबल मतलब इससे हमारा पानी हवा कुछ भी पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, इससे हमारा जो है पानी हवा कुछ भी पास नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो रॉक होगा, जो भी पत्थर हमारा इस्तेमाल होगा, ठीक है, डैम बनाने के लिए, तो उसमें हम लोग देखेंगे ना, उस पत्थर में हमारा क्या होना चाहिए, कोई भी छेद या दरार वगैरह नहीं होना चाहिए, ताकि उससे कोई पानी या हवा पास कर सके। तीसरा क्या है सर, एब्सेंस ऑफ मेजर फॉल्ट्स, जॉइंट्स एंड शियर जोन्स एट डैम साइट। ठीक है, इस पहाड़ में या जो भी हमारा पत्थर है उसमें हमारा जो है मेजर फॉल्ट नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा क्रैक नहीं होना चाहिए, जोड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज हमारा नहीं होना चाहिए सर उस पहाड़ में। ठीक है, तभी वहां पे हम लोग जो है डैम बनाने के लिए उस चीज को इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इसके साथ साथ हमारा क्या होगा सर, वैली साइड शुड बी स्टेबल एंड फ्री फ्रॉम लैंडस्लाइड, हमारा जो वैली का साइड है वो स्टेबल होना चाहिए और फ्री फ्रॉम लैंडस्लाइड होना चाहिए। वैली मतलब होता है खाई, जैसे कि ये हमारा एक पहाड़ है, ये हमारा दूसरा पहाड़ है। ठीक है, ये दो पहाड़ है सर, ये हमारा क्या कहलाएगा, क्रेस्ट कहलाएगा, पहाड़ का जो ऊंचाई वाला पार्ट है इसको हम लोग क्रेस्ट कहते हैं, और ये जो नीचे वाला खाई है इसको हम लोग वैली कहते हैं। ठीक ना, ये जो हमारा नीचे वाला खाई है, दो पहाड़ के बीच में नीचे वाला खाई, इसको हम लोग वैली कहते हैं। ठीक है, ये वैली हमारा स्टेबल होना चाहिए ताकि हमारा जो है लैंडस्लाइड वगैरह नहीं आए। ठीक ना, तो ये सारा चीज का हम लोग ध्यान रखेंगे। साथ में हम लोग क्या करेंगे सर, रॉक स्ट्रेटा शुड प्रिफरेबली डीप अपस्ट्रीम फॉर स्टेबिलिटी, इसमें हमारा जो प्रिफरेबली डीप होना चाहिए सर। सेस्मिक एक्टिविटी जोन जो है वो लो होना चाहिए। सेस्मिक एक्टिविटी जोन करने का मतलब जो है, हमारा जो भूकंप वगैरह आते रहता है, धरती हमारा कांपता है, थरथराते रहता है, तो वो सब एक्टिविटी जो है वहाँ पे कम होना चाहिए, तभी हम लोग जो है वहां जाके डैम कंस्ट्रक्शन करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो अगर आपको डैम बनाना है तो आपको ये सारा बात का ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, अवेलेबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन में मटेरियल नियर बाई इज एडेड एडवांटेज। ठीक है, अगर आप जहाँ पे डैम बना रहे हैं, बात समझ में आ रही है, जहाँ पे हम लोग डैम बना रहे हैं, डैम बनाने में जो भी सामान लगता है अगर वो आसपास में उपलब्ध है, तब तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। बात समझ में आ रही है? चलिए, अगला सवाल क्या है, एक्सप्लेन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से किसी दो को एक्सप्लेन करना है, मतलब 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 में से आपको 2 बनाना है, हम तीनों का तीनों आपको बता देंगे।
एक्सप्लेन द जियोलॉजिकल कॉजेज फॉर द फेलियर ऑफ डैम। डैम हमारा किस वजह से फेल होता है, इसका कुछ जियोलॉजिकल काउज बताइए। ठीक है, हमारा जो डैम हमारा टूटता है, ठीक है, ये डैम हमारा फेल हो गया, इसके पीछे का कुछ जियोलॉजिकल काउज बताइए। आपको हम आसान भाषा में बता रहे हैं, अगर हमारा डैम का फाउंडेशन वीक होगा, वीक फाउंडेशन रहा, ठीक है, तो भी इससे हमारा क्या होता है, नुकसान होता है। अगर हमारा वीक फाउंडेशन रहा सर, तो हमारा डैम जो है खराब हो जाएगा, टूट सकता है, डैम फेल कर सकता है। डैम में अगर सीपेज हो गया, सीपेज मतलब अगर हमारा दीवार से पानी रिसता है, डैम के दीवार से पानी रिसता है, पानी का रिसने का मतलब समझ रहे हो ना, ठोप ठोप पानी मूव कर रहा है, बात समझ में आ रही है। तो अगर सीपेज वगैरह हो गया, डैम के नीचे से पानी का रिसना जो कि अंदर की मिट्टी को बहा ले जाता है, बात समझ में आ रही है, तो सीपेज नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमारा सर फॉल्ट का मूवमेंट नहीं होना चाहिए, फॉल्ट का मूवमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर डैम किसी एक्टिव फॉल्ट लाइन के ऊपर बना हो और वहां पे मूवमेंट हो जाता है ना, तो वहां पे हमारा जो है डैम फेल कर सकता है। साथ साथ हमारा जो है सर लैंडस्लाइड भी बहुत बड़ा सर दर्द है। ठीक है, तो ये सारा चीज हमारा जो है डैम को कमजोर बनाता है, डैम को फेल कराता है। क्या क्या? वीक फाउंडेशन, सीपेज, पानी का रिसना, फॉल्ट का मूवमेंट और लैंडस्लाइड, ये चार मेजर कारण है जिससे डैम फेल करता है। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एक करके ये सारा पॉइंट हम लोग देखते हैं, समझते हैं कि क्या है नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है सर? जियोलॉजिकल कॉजेज ऑफ डैम फेलियर, फॉल्ट्स एंड फ्रैक्चर्स इन फाउंडेशन रॉक लीडिंग टू सीपेज। फॉल्ट और फ्रैक्चर जो होता है आपका फाउंडेशन रॉक में, उसकी वजह से आपका सीपेज होता है। फॉल्ट और फ्रैक्चर कहने का मतलब, जैसे कि हमारा ये पहाड़ है, इस पहाड़ पे अगर दरार पड़ गया तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉल्ट कहते हैं या फिर फ्रैक्चर कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो अगर इस तरीके से पहाड़ पे या फिर पत्थर पे किसी कोई भी फॉल्ट या फ्रैक्चर है, तो इससे हमारा क्या होगा, खाली जगह बनेगा, जिससे कि हमारा पानी रिस सकता है, सीपेज हो सकता है। अगर सीपेज हो गया तो सर हमारा क्या होगा, डैम फेल कर जाएगा। वीक और वेदर्ड रॉक स्ट्रेटा बीनीथ द डैम, अगर डैम के नीचे हमारा सर कमजोर पहाड़ है, ठीक है, तो उससे भी हमारा जो है डैम फेल कर जाएगा। कमजोर पहाड़ है मतलब नहीं, रॉक का जो पत्थर जो है वो कमजोर है, पहाड़ थोड़ी होगा डैम के नीचे। प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूबल रॉक्स कॉजिंग अंडरग्राउंड कैविटीज, अगर सॉल्यूबल रॉक है मतलब घुलने वाला रॉक है, ठीक है, तो नीचे हमारा क्या होगा, खाई बन जाएगा, तो वो भी नहीं होना चाहिए सर। अनफेवरेबल डिप ऑफ रॉक लेयर्स, ठीक है, ये सब चीज हमारा नहीं होना चाहिए। अर्थक्वेक कॉजिंग क्रैकिंग एंड डिस्प्लेसमेंट, आपका जो है आसपास में अर्थक्वेक वगैरह नहीं होना चाहिए, तो ये सारा चीज का हम लोग को ध्यान रखना है। आज समझ गए, चलिए। एक्सप्लेन द सुटेबिलिटी ऑफ डिफरेंट रॉक्स इन डैम कंस्ट्रक्शन, डैम कंस्ट्रक्शन में किस किस तरह का रॉक सुटेबल है उसके बारे में आपको बताना है। तो आप जो है कई तरह का रॉक सुने होंगे, एक सेडिमेंटेशन रॉक सुने होंगे, एक मेटामॉर्फिक रॉक सुने होंगे, ठीक है, एक हमारा सर इग्नियस रॉक सुने होंगे। ठीक ना, तो हम लोग जो है मेनली यही तीन रॉक के बारे में अभी देखेंगे कि कौन डैम के लिए सुटेबल है, कौन नहीं सुटेबल है। सुटेबिलिटी ऑफ रॉक का बात करेंगे तो इग्नियस रॉक जैसे कि ग्रेनाइट और बसाल्ट, ग्रेनाइट और बसाल्ट क्या है सर, ये इग्नियस रॉक है। ठीक है, तो हमारा जो इग्नियस रॉक है ये हाईली सुटेबल होता है, ठीक, क्योंकि ये स्ट्रेंथ देता है और इसका परमिएबिलिटी भी लो होता है। लो परमिएबिलिटी मतलब पानी से रिस के बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जो है डैम बनाने में कौन सा रॉक प्रीफर करते हैं सर, इग्नियस रॉक को ज्यादा प्रीफर किया जाता है। क्यों सर? क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ ज्यादा होता है और परमिएबिलिटी कम होता है। डैम बनाने के लिए इग्नियस रॉक ज्यादा प्रीफर किया जाता है, क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ ज्यादा होता है और परमेबिलिटी कम होता है। आप समझ गए, चलिए। दूसरा क्या है सर, मेटामॉर्फिक रॉक्स, जैसे कि मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जांपल बता रहे हैं। मेटामॉर्फिक रॉक जैसे जेनेसिस या क्वार्ट जो है सुटेबल, ये सुटेबल होता है, ठीक है, लेकिन एक कंडीशन में कि ये बहुत ज्यादा फ्रैक्चर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक ना, मतलब उसमें जो है बहुत ज्यादा दरार वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबसे बढ़िया कौन सा रॉक माना जाएगा सर, इग्नियस रॉक हमारा सबसे बढ़िया है, क्योंकि ये इसका स्ट्रेंथ अच्छा है, परमेबिलिटी कम है। मेटामॉर्फिक रॉक भी हमारा चलेगा सर, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि इसमें बहुत ज्यादा फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा दरार नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक जैसे कि सैंडस्टोन में भी यूज्ड इफ कंपैक्ट एंड वेल सीमेंटेड, सेडिमेंट्री रॉक में भी हमारा जो है, जैसे कि सेडिमेंट्री रॉक में बहुत तरह का रॉक होता है। ठीक है, तो उसमें जो है हमारा एक कैटेगरी क्या होता है सर, सेडिमेंट्री रॉक में सैंडस्टोन होता है। ठीक ना, तो आप सैंडस्टोन को इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वो कंपैक्ट होगा और वेल सीमेंटेड रहेगा।
ठीक है। लाइमस्टोन जो है अनसुटेबल होता है, बात समझ में आ रही है, लाइमस्टोन जो है अनसुटेबल होता है। तो ये सब हमारा जो है सर पहाड़ का कैटेगरी है, वो आप देख लीजिएगा कि सॉरी पत्थर का कैटेगरी है, कौन सा डैम के लिए सुटेबल है कौन सा नहीं है। सेल और क्ले रॉक्स जो है जनरली अनसुटेबल होता है ड्यू टू वीकनेस एंड परमेबिलिटी। सेल और क्ले रॉक्स भी जो है हमारा अनसुटेबल होता है, ये डैम में इस्तेमाल नहीं होता है। क्यों सर? क्योंकि ये हमारा वीकनेस कमजोर होता है, ठीक है, और परमिएबिलिटी भी देता है, मतलब इससे पानी हमारा पास कर जाता है। चलिए, अब अगला क्या है हमारा, इनुमरेट विथ अप्रोप्रिएट फिगर्स ऑन द टाइप्स कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड एंड देयर मिटिगेशन मेजर। लैंडस्लाइड का टाइप बताइए, उसका कारण बताइए और उसको रोकने का तरीका बताइए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये हमारा सर कुछ फोटो है, फोटो में आपको देख सकते हैं तरह तरह का लैंडस्लाइड है। आप जब जियोलॉजी का क्लास किए होंगे, कॉलेज में पढ़ाया गया होगा, तो ये सब चीज आपको डिटेल में बताया गया होगा। अब तो उम्मीद ऐसा ही कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा सर अलग अलग कैटेगरी का लैंडस्लाइड है। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं सर कौन सा कैटेगरी है, सर रॉक फॉल है। ठीक है, रॉक फॉल है, ये रहा आपका सबसे नीचे में जो फोटो है, ये रॉक फॉल है। इसमें हम लोग पहाड़ जो है या पत्थर का टुकड़ा ये गिर के नीचे आ जाता है, उसको रॉक फॉल कहते हैं। दूसरा हमारा सर रॉक स्लाइड होता है। रॉक स्लाइड में हमारा क्या होता है, पूरा का पूरा पत्थर ससड़ के नीचे आ जाता है, ये दूसरा फिगर यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तीसरा हमारा सर डेब्रिस स्लाइड है। डेब्रिस कहते हैं छोटा छोटा पत्थर का टुकड़ा, मलबा जिसको आप कहते हैं ना, कचरा उचरा जो मलबा होता है, उसको हम लोग डेब्रिस कहते हैं। ठीक है, तो डेब्रिस स्लाइड में भी हमारा क्या होता है, पहाड़ का छोटा छोटा टुकड़ा जो है वो ससर के नीचे गिरता है। उसके बाद चौथा हमारा सर स्लम्प है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रॉक रॉक स्लम्प है, फिर बगल में सॉइल स्लम्प है सर। और पांचवा हमारा सर मड फ्लो है। मड फ्लो मतलब हमारा जो है मिट्टी जब बारिश की वजह से भीग जाता है, तो मिट्टी जो है हमारा गीला मिट्टी ससड़ के जो है कीचड़ के रूप में नीचे गिर जाता है, वो भी हमारा क्या कहलाएगा सर, लैंडस्लाइड आएगा, उसको हम लोग मड फ्लो कहेंगे। बात समझ में आ रही है? जब गीला मिट्टी ससड़ के नीचे गिर जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मड फ्लो कहते हैं। अब लैंडस्लाइड का क्या कारण है सर, उसको रोका कैसे जाएगा, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो लैंडस्लाइड होता किसकी वजह से, अगर बहुत ज्यादा बारिश हो गया, ठीक है, सैचुरेशन ऑफ स्लोप हो गया। स्लोप मतलब जो पहाड़ का इलाका है जहाँ पे ढलान वाला हिस्सा है, वहीं पे लैंडस्लाइड होता है। मिट्टी पूरा का पूरा कट के क्या हो जाता है, जमीन पे गिर जाता है। ठीक है, तो ये कब होता है सर, जनरली जब हमारा बहुत तेज बारिश हो रहा होता है, तो वैसे सिचुएशन में हमारा लैंडस्लाइड देखने को मिलता है। ठीक ना। अर्थक्वेक और वाइब्रेशन, जब आपका भूकंप आता है, थर थर धरती जो है थरथराता है, तो ऐसे सिचुएशन में आपका क्या होता है, लैंडस्लाइड होता है सर। ठीक है, तीसरा क्या है, वीक जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, जैसे कि ज्वाइंट या फॉल्ट है। अगर आपका जो है ज्वाइंट या फॉल्ट है, बात समझ में आ रही है, जैसे कि पहाड़ में अगर दरार वगैरह पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वहां पे हमारा जो है लैंडस्लाइड आने का चांस ज्यादा रहता है। चलिए, डिफॉरेस्टेशन एंड ह्यूमन एक्सकावेशन, अगर आप पेड़ पौधा काटते हैं या फिर जाके वहां पे खुदाई कीजिएगा, तब भी हमारा लैंडस्लाइड आएगा। लैंडस्लाइड का मतलब समझ रहे हो ना, पूरा का पूरा जमीन से सड़ के नीचे गिर गया है, सॉरी पूरा का पूरा पहाड़ या फिर जो ढलान वाला इलाका है, ठीक है, वो हमारा पूरा का पूरा जो है सड़ के कहाँ पे आ गया, जमीन पे आ गया, उसी को हम लोग लैंडस्लाइड कहते हैं। स्टीप स्लोप एंगल्स, अगर स्लोप का एंगल बहुत ज्यादा है तो भी वहां पे हमारा क्या होता है, लैंडस्लाइड आता है। ठीक ना। स्टीप स्लोप एंगल करने का मतलब, जैसे कि देखो, ये हमारा पहाड़ हो गया सर, ठीक है, यहाँ पे हमारा स्लोप बन रहा है, तो इसका एंगल जो है ये भी कम है। ठीक है, अगर हमारा एंगल ज्यादा थी हो गया, ठीक ना, जैसे कि मान के चलो ये हमारा जो है सर 45 डिग्री का एंगल है, और यहाँ पे हमारा सर 60 डिग्री का एंगल है, तो 60 डिग्री का एंगल हमारा क्या कहलाएगा, ज्यादा स्टीप कहलाएगा। ठीक है, तो हमारा जो है अगर एंगल ज्यादा रहेगा, तो वहां पे हमारा लैंडस्लाइड आने का चांस ज्यादा रहता है। तो हमारा एंगल क्या होना चाहिए सर, कम होना चाहिए। चलिए, अब हम लोग जो है इसका मिटिगेशन मेजर देखते हैं। तो हमारा लैंडस्लाइड को हम लोग रोक सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। तो ये हमारा मिटिगेशन में आ जाएगा सर। सबसे पहला क्या है, स्लोप ड्रेनेज टू रिड्यूस वाटर प्रेशर। हम लोग जो है स्लोप में ड्रेनेज का सुविधा देंगे, ताकि हमारा वाटर प्रेशर कम हो सके। जो भी हमारा पहाड़ में मिट्टी में पानी फंसा हुआ है, वो पानी हमारा धीरे धीरे क्या हो जाए, बाहर हो जाए। ठीक है, रॉक बोल्टिंग एंड एंकरिंग, रॉक जो है हमारा ससड़ के नीचे ना गिरे, इसलिए हम लोग रॉक बोल्टिंग करेंगे या फिर एंकरिंग करेंगे। ठीक है, रॉक बोल्टिंग एंकरिंग आपको हम स्टार्टिंग में बताया है। रिटेनिंग वॉल्स एंड ब्रेस्ट वॉल हम लोग बनाएंगे सर। ठीक है, ये हमारा क्या करेगा सर,
कोई मिट्टी को या फिर पहाड़ का टुकड़ा को नीचे गिरने नहीं देगा, उसको रोकने का काम करेगा। वेजिटेशन और एफोरेस्टेशन करेंगे, ठीक है। लैंडस्लाइड को अगर आपको रोकना है तो आपको पेड़ पौधा लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? हमारा जो ये ढलान वाला एरिया है, यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा? पेड़ पौधा लगाना पड़ेगा, ताकि हमारा लैंडस्लाइड कम हो सके। पेड़ क्या करता है? मिट्टी को पकड़ के रखने का काम करता है, ठीक है। मिट्टी के जड़ को पकड़ के रखने का काम करता है पेड़। चलिए, कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग एंड प्रॉपर स्लोप डिजाइन, आपको जो है ब्लास्टिंग कंट्रोल में करना पड़ेगा और स्लोप डिजाइन भी सही से करना पड़ेगा। कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग करने का मतलब हम लोग जो है पहाड़ को तोड़ने के लिए क्या करते हैं? ब्लास्टिंग करते हैं। तो हम लोग ब्लास्टिंग हिसाब से करेंगे कि जितना पहाड़ तोड़ना है उतना ही टूटे, बाकी का हिस्सा टूट के नहीं गिरे, ठीक ना। चलिए, तो हमारा ये पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि आपको समझ में आया हो। नहीं समझ में आया हो तो आप हमसे कमेंट में, चैट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। देखिए, सब्जेक्ट थोड़ा बोरिंग है, ये बात हम समझ रहे हैं, ठीक ना, लेकिन आपको एग्जाम देना, आपको पढ़ाना तो पड़ेगा जियोलॉजी को, ठीक है। तो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमसे दोबारा पूछ सकते हैं कमेंट में, समझ गए, उसका कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। गुड लक फॉर योर एग्जाम।